चलिए, स्वागत है आपका सक्सेस की 98 में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं तीसरे दिन का। जी हां, ये है क्यूज नंबर 3। जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए या फिर आरपीएफ के लिए, वो सारे कैंडिडेट 11:30 बजे अपने टाइम पे जरूर वीडियो को ओपन करके देख ले, क्योंकि 2 दिन से तो एटलीस्ट नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है वीडियो का। आज शायद चला जाए तो शायद लोगों को टाइम भी पता चल जाए। वैसे 11:30 बजे की टाइमिंग आपको बता दी गई है कि आप जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको शेयर कर दें कि 11:30 बजे आप सभी को जनरल साइंस की क्लासेस दी जाती हैं एसएससी जीडी और आरपीएफ की क्लासेस के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए और साथ ही साथ देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस बेल के आइकन को दबाना भी, क्योंकि अगर इस बेल के आइकन को आप लोगों ने प्रेस नहीं किया तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा आपके पास। ठीक है, और अगर नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है इसके बावजूद तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहां पे वीडियो को लिंक को शेयर कर दिया जाता है ताकि आप जाके वीडियो डायरेक्ट देख सकें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और उससे पहले एक बहुत ही जरूरी बात कहना चाहता हूं आप सभी कैंडिडेट से। एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो कुछ तुम आज कर सकते हो उसे कल के भरोसे कभी मत छोड़ो, क्योंकि कल का कुछ पता नहीं। ठीक है, आज के लिए ही वो काम करके खत्म करो उसको। ठीक है, तो इसी के साथ हम एक अच्छी शुरुआत करते हैं। और ये आज का दिन है जो है 11:30 बजे की क्लास आप सभी के लिए जनरल साइंस की। और ये रहा आज का क्यूज का पहला सवाल। चलिए, ये रहा पहला सवाल। क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आपको आंसर पता होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए। साफ रात यानी कि जो क्लियर नाइट होती है उसमें बादलों की रात की तुलना में ठंडा क्यों होती है? ठीक है, क्वेश्चन है कि क्लियर नाइट आर कोल्डर देन द क्लाउडी नाइट्स बिकॉज ऑफ। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। क्यों होता है? कंडक्शन यानी कि जो चालन होता है उसके चलते। देखिए, ये भौतिकी साइंस से क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है कि जो साफ रात में बादलों की रात की तुलना में ठंडा क्यों होता है, क्वेश्चन ये है यहाँ पे। ठीक है, तो रेडिएशन के चलते, कंडक्शन के चलते यानी संघनन के चलते, या फिर रेडिएशन के चलते यानी कि विकिरण के चलते, या फिर इंसोलेशन यानी कि इसके टकराव यानी विरोध के चलते। ठीक है, बताइए जल्दी से। साफ रात में बादलों की रात की तुलना में ठंडा क्यों होता है? जो क्लियर नाइट होता है, जैसे कि आप अगर आसमान क्लियर देखते हो वहां पर आपको ज्यादा उस दिन ठंडा लगेगा। अगर आप कभी छत पे सोए हो अपने तो वहां पे फील करोगे कि जब बादल घिरे रहते हैं चारों तरफ से तो उस दिन आपको नीचे गर्मी लगती है। और जिस दिन क्लियर आसमान रहता है उस दिन आपको थोड़ा ठंडक महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है ये बताना है आपको। तो ड्यू टू रेडिएशन। जी हाँ, ड्यू टू रेडिएशन, विकिरण के चलते, इसके चलते, विकिरण के चलते। आंसर नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है, 2008 के पेपर में। ओके, नोट कर लीजिएगा इसको जरूर से भी। विकिरण के चलते क्यों होता है मैं आपको बता दूं कि अगर आसमान साफ होता है तो सबसे पहले एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो शीत का नाम सुना है आपने, शीत गिरता है जो, वो उसका जो एक पानी की बूंद की तरह शीत आता है। ठीक है, वो चीजें बादल रोक लेती है जिसके चलते विकिरण पैदा होती है। ठीक है, जिसके चलते जो साफ रात होती है वो ठंडक भरी होती है इन कंपैरिजन टू बादलों की रात की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द स्पीड ऑफ द लाइट विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, रिमेनिंग अनअलर्टेड, या फिर ड्रॉप सडनली। चलिए आंसर कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बन चुका है क्वेश्चन आपके एग्जाम आरपीएफ 2015 के पेपर में। सॉरी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। जल्दी से फटाफट आंसर करते रहिए। हम लोग विद इन अ मिनट आप सभी को सारे क्वेश्चन करा के जाएंगे यहाँ से। और आपके लिए जो टॉप क्वेश्चन लेकर आते हैं एग्जाम के लिए, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए होते हैं। ठीक है, तो आंसर करना बहुत ही मस्ट है। आप सभी का जो मैंने देखा कल के वीडियो में कि जो रिप्लाई था आप लोगों का बहुत ही अच्छा था। बहुत ही अच्छा आपने रिप्लाई किया है। बहुत लड़के आंसर करते हैं यहाँ पे, अच्छा लगता है। जो भी डाउट हो आप वहां पे क्लियर करते रहिएगा, मैं वहां पे आंसर आपको देता रहूंगा। ठीक है, चलिए। The speed of the light with the rise in the temperature of the medium due to
रिमेनिंग अनअलर्टेड यानी कि बिना ही किसी अलर्ट के ये होता है, ठीक है। माध्यम के तापमान में वृद्धि जो होता है, माध्यम टेम्परेचर इन द मीडियम, ठीक है, जो भी मीडियम टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है या फिर बढ़ता है, ये कह सकते हैं कि राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, वो क्यों होता है, रिमेनिंग अनअलर्टेड यानी कि अनछुए रहने के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट अमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से हीट का यानी कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है, मतलब अच्छा कंडक्टर बोले तो कि उसका चालक, ठीक है, हिंदी में। चलिए बताइए, आंसर कीजिए फटाफट, नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। हीट का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट अमंग द फॉलोइंग इज अल्कोहल, मरकरी, ईथर या वाटर। देखिए अगर देखा जाए इसमें तो सबसे ज्यादा जो होता है हीट का बेस्ट कंडक्टर यानी कि उसका चालक वो होता है पारा। जी हाँ, मरकरी सबसे बेस्ट चालक होता है। क्यों? क्योंकि देखो अल्कोहल जो होता है ये अगर आप इसको किसी टेम्परेचर पे हीट करोगे तो ये वाष्प बन के उड़ जाएगा या फिर ये जल जाएगा, ठीक है। और ईथर जो होता है ये भी अगर हीट में ज़्यादा इसको गर्म जगह पे रखोगे तो धीरे धीरे उड़ेगा, ठीक है। वहीं पे वाटर भी इसका कुछ ऐसे टेम्परेचर पे होता है जब ये वाष्प बनना शुरू करता है, ठीक है। पर मरकरी जो होता है इसका सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, इसका एक सबसे अच्छा चालक होता है, ठीक है, मरकरी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एन इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी इज, आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल में, ठीक है, और 2010 के पेपर में और 2009 के पेपर में और 2007 के पेपर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लगातार हर साल रिपीट हुआ है एसएससी में, तो इट मे बी कि एसएससी जीडी के पेपर में भी पूछा जा सकता है। और यहाँ देखिए जीडी का भी पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आएंगे ही आएंगे हम, ठीक है, साथ ही साथ। चलिए इसका आंसर कीजिए। आर्द्रता को मापने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो है हाइग्रोमीटर। जी हाँ, इसको कहते हैं हाइग्रोमीटर। जो एक हाइग्रोमीटर होता है जिसमें कि टेम्परेचर बताता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है वो, इसमें टेम्परेचर बताएगा, इसमें भी टेम्परेचर बताएगा। किसी भी ह्यूमिडिटी को मापने का एक यंत्र होता है, उसको कहते हैं हाइग्रोमीटर। चलिए, मरकरी थर्मोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय, ये साइंटिस्ट का नाम बताना है कि जो पारा थर्मामीटर है उसका आविष्कार किसने किया था। तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिएगा। और देखिए साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी कैंडिडेट अभी जुड़ रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग सभी, ठीक है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि ये जरूर करें, ठीक है, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों तक ये सारे क्वेश्चन पहुंच सके जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो या फिर आरपीएफ का हो, ठीक है। और देखिए रेलवे के लिए बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे, तो उन सभी को बता दें कि कमेंट मत कीजिए, आप लोग पूरा चैनल पे विजिट तो कीजिए। आप लोगों को शाम में जीतू सर, अरविंद सर और कन्हैया सर के थ्रू रेलवे की तैयारी अलग से करवाई जा रही है। जी हाँ, इसलिए वो सारे के सारे वीडियो आप लोग जरूर देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां लेकर आए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है फ़ारेनहाइट। जी हाँ, उनका नाम था फ़ारेनहाइट, जिन्होंने मरकरी थर्मामीटर का इन्वेंट किया था। एट अपर एटमोस्फेयर एन एस्ट्रोनॉट फील, जो एस्ट्रोनॉट है वो सबसे अपर मोस्ट एटमोस्फेयर पर जाने पर क्या फील करते हैं, कैसा फील करते हैं, ये आपको यहाँ बताना है। क्या वहाँ बेहद गर्मी होती है, थोड़ा गर्म होता है, या फिर अत्यंत ठंडी होती है, या फिर थोड़ा ठंडा होता है, यानी कि ठंडा, कूलर यानी कि ठंडा होता है, ठीक है, इट्स नॉट अ कूलर, ठीक है। चलिए तो आंसर कीजिए फटाफट, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने आंसर यहाँ कर सकते हैं। द upper atmosphere an astronaut feel like a extremely cool, जी हाँ, बहुत ही ठंडा महसूस किया जाता है वहां पे। तो इसका आंसर है सी। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया था 2009 के पेपर में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए आपके लिए लेकर आया था मैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में विद्युतीय चुंबकीय नहीं है।
कैथोड रे, एक्स रे, गामा रे या इंफ्रारेड रे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, ठीक है, और ये आपके रेलवे में भी पूछा गया है सवाल, एएलपी में जो अभी इस बार एग्जाम हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, में भी हो सकता है कि यहाँ भी बने। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं होता है? मैं आपको पिछली क्लास में भी बोला था कि जहां भी क्वेश्चन में नॉट आए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वहां पे आप, क्योंकि वहां पे आपको आंसर आते हुए भी आप आंसर वहां गलत करके आएंगे, ठीक है। तो चुंबकीय नहीं होता है वो है कैथोड रे। जी हाँ, यहाँ पे सारे के सारे उपकरण जो है, एक्सरे, गामा रे, इंफ्रारेड, ये सारी की सारी किरणें जो हैं ये क्या होती है, एक तरह से चुंबकीय होती हैं, पर जो कैथोड रे होती हैं यानी कि कैथोड किरणें होती हैं उसमें चुंबकत्व का कोई भी प्रभाव नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है कि एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय, किसने किया था एक्सरे की खोज? चलिए, तो इनका आंसर है इट्स ए रियोंटेगन। जी हाँ, रियोंटेगन इनका नाम है, नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी पूछा गया है और एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है और सीएचएसएल में भी पूछा गया है। तीनों एक ही साल 2009 में, तीनों एक ही साल 2009 में इसका क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सरे की खोज किसने की है। और देखो, डिस्कवर से मैं बता दूं आप लोगों को कि भी एक आप लोग नोट्स बना लीजिएगा कि कौन सी चीजों का किसने डिस्कवर किया है, ठीक है। तो आपको मैं लिस्ट दे दूंगा, अभी आपको आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा, इन सारे चीजों का लिस्ट दे दूंगा, साइंटिस्ट का और स्टडी का और ये इन्वेंट का, इन सब चीजों का मैं आपको लिस्ट दे दूंगा ताकि आपको, और देखिए आप लोग ना टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे आपको इन सब चीज का लिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप अपना एक नोट्स बना लेना, नोट कॉपी में उसको नोट कर लेना, मैं टेलीग्राम पे आपको डेफिनेटली इसका नोट्स भेज दिया करूंगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर देखिए, सक्सेस की 98.in पे जाकर भी आप पीडीएफ इसका डाउनलोड करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन। ओवन आप लोगों ने यूज किया होगा घर में भी खाना गर्म करने के लिए, ठीक है। तो ओवन में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है, कौन सा रे का उपयोग होता है? तो एक्सरे, यूवी रे, माइक्रोवेव या फिर रेडियो वेव। तो आंसर है बच्चे इट्स सी, माइक्रोवेव। जी हाँ, आप लोगों ने सुना होगा माइक्रो ओवन भी कहा जाता है इसको। इसमें माइक्रोवेव जो होता है एक ऐसा सिस्टम है जो इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। एक्सरे किसमें यूज किया जाता है आप सभी को आई थिंक पता होना चाहिए कि जब आपके बॉडी के हड्डियों के जो एक्सरे होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम आवृत्ति है? Which one of the following has the highest frequency? तो आंसर है इट्स ए कॉस्मिक रे। सबसे हाईएस्ट मतलब इसका जो मापा गया है सबसे हाईएस्ट रे, जो सबसे दूर तक जाने वाली जो किरण होती है उसको कहते हैं कॉस्मिक रे, ठीक है। चलिए, इन द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। चलिए हम आ चुके हैं अब आपके रसायन विज्ञान में, तो आंसर कीजिएगा सोच समझ के, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रसायन विज्ञान से है तो कुछ क्वेश्चन आपके बायोलॉजिकल टर्म से है, यानी कि जो लाइफ साइंस से है क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट है, सारे का सारा जो क्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक, देखिएगा कैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए वही क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सभी के लिए, ठीक है। तो आंसर इसका है विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है उसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। जी हाँ, इसको नोट कीजिएगा, ये ज्यादातर आपको नींबू में पाए जाते हैं, संतरे में पाए जाते हैं, जो भी खट्टे चीजें होती हैं मतलब खाने में, फल में, उन सब में एस्कॉर्बिक एसिड का ज्यादा मात्रा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर इज द बेटर देन पीपीएन ट्रांजिस्टर बिकॉज। देखो ये भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन है, ये इधर आ गया, थोड़ा आ गया रसायन विज्ञान में, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होते हैं ट्रांजिस्टर, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं, द बेटर देन द पीपीएन ट्रांजिस्टर क्यों होते हैं? क्या ये सस्ते होते हैं? क्या ये इनमें ऊर्जा की क्षय कम होता है? इट हैज मोर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और डी है इट हैज एबिलिटी टू बियर मोर देन हीट।
अधिक ताप सहन करने की क्षमता होती है। जी हाँ, तो ये होता है आंसर सी आपका यहाँ पर निकल के आ रहा है कि इट हैज मोर फ्लो इलेक्ट्रॉन्स। जी, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं इज द बेटर देन द पीपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि एग्जाम में बने। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है सवाल। नेक्स्ट है अ कलर ब्लाइंड मैन एंड एक्सपेक्टेड टू द एर्कनमेट ऑफ द चिल्ड्रन इन द जनरल फीमेल चिल्ड्रन। एक कलर ब्लाइंड पर्सन और सामान्य महिला के संतानों में पुरुष पुत्रों के जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं उनमें संभावनाएं कितनी परसेंट की होती है। यानी कि सपोज मान लो कोई कलर ब्लाइंड है, मतलब कोई अंधा है व्यक्ति, और उसकी महिला जो है, उसकी जो वाइफ है वो सामान्य है, सामान्य महिला है, तो उन दोनों का जो पुत्र होगा वो कितना परसेंट चांस होगा कि वो भी मतलब अंधा होने का, उसका कितना परसेंट चांस होगा, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। अ कलर ब्लाइंड मैन एंड एक्सपेक्टेड टू द एर्कोमेट ऑफ चिल्ड्रन इन द जनरल फीमेल। ये एक तरह से कह सकते हैं कि जेनेटिक है क्या, ये पूछा गया है। क्या कलर ब्लाइंडनेस जो चीजें हैं, कलर जो ब्लाइंड होते हैं, जो अंधे होते हैं लोग, वो क्या एक तरह से जेनेटिक है क्या? तो जी नहीं, ये आंसर है डी इसका, 0%। उनके बच्चे अंधे हो ऐसा कुछ नहीं है संभव, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। हु फर्स्ट सर्च द वायरस, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? ये लाइफ साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है और ये अभी तक 20 बार पूछा गया है, सन 2000 से लेकर 2017 तक। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, 20 बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम्स में। तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज, चलिए बताइए, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो आंसर है इसका बी, इवानोव्स्की। जी हाँ, इवानोव्स्की इसका नाम है, इन साइंटिस्ट का नाम है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग सभी, एक नोट कॉपी में अलग से भी, क्योंकि हो सकता है कि ये एसएससी जीडी में इस बार सवाल पूछा जाए आपसे। ठीक है, या आरपीएफ के जितने भी कैंडिडेट हैं वो भी प्लीज नोट कर लें इनको। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि आर द मास्टर सेल फाउंड, मास्टर कोशिकाएं पाई जाती हैं इन कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, नर्व टिश्यूज, इन द ब्लड टिश्यूज। चलिए कहां पाई जाती है? तो आंसर यहां पे ऑटोमेटिक आ चुका है, आपका आंसर है ए, इन द कनेक्टिव टिश्यूज। संयोजी ऊतक जो होते हैं वहां पे क्या पाए जाते हैं? जो मास्टर सेल्स होते हैं बॉडी के, वो पाए जाते हैं संयोजी ऊतकों में। चलिए अगला सवाल है कि व्हाट डज नॉट हैपन इन द बोथ प्रोसेस इन द साउंड। देखिए क्वेश्चन में फिर आ चुका है यहाँ पे नॉट। कौन सी प्रक्रिया और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती हैं? ठीक है, कहाँ पे? प्रोसेस में और साउंड में ये घटित नहीं होती हैं। तो आंसर है इट्स सी, ध्रुवन पे। जी हाँ, ध्रुवन पे, पिवोट पे ये चीजें नहीं होती हैं, वहां पे साउंड और कोई भी प्रोसेस करना संभव नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा कि द बॉल ऑफ द टेनिस बाउंस हायर ऑन द हिल देन द ग्राउंड बिकॉज। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ पे अधिक ऊंचाई तक उछलती है, इसका कारण बता दीजिए आप लोग सभी। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 2002 में पूछा गया है, 2005 में पूछा गया है, 2010 में पूछा गया है। तो ऐसे सवाल हमेशा आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आंसर कमेंट कीजिएगा फटाफट नीचे जाके कमेंट बॉक्स में। चलिए आपको देते हैं इसके लिए 10 सेकेंड टाइम, नीचे कमेंट बॉक्स में जाइएगा और आंसर को जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए ये रहा इसका सवाल का आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर सी है कि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीकरण कम हो जाता है, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ डिक्रीज ऑन द माउंटेन। अगर आप पहाड़ पे कभी जाके बॉल को उछालेंगे तो वो काफी ऊंचाई तक उछलेगा, ड्यू टू दिस रीजन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वहां पे बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लिटमस। निम्नलिखित में से लिटमस प्राप्त होता है किसमें? तो ये क्वेश्चन है आपका लाइफ साइंस से, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है
और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2010 के पेपर में। ठीक है, तो नोट कीजिएगा। एसएससी जीडी वाले जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं, इस आप लोग ज़्यादातर लाइफ साइंस के जो टॉपिक हैं उन पे ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि एसएससी में वेटेज होता है सबसे ज़्यादा लाइफ साइंस का, देन रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान का। ठीक है, तो इसका आंसर कीजिएगा। इसका आंसर मैं बताता हूँ, इसका आंसर है ए शैवाल। जी हाँ, लिटमस जो सबसे ज़्यादा प्राप्त होते हैं वो शैवाल में। चलिए अगला सवाल है हमारा कि मेटेलिक रिएक्शन दैट गिव्स द हाइड्रोजन गैस टू द हॉट सोडियम हाइड्रोजन सॉल्यूशन। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि जो धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से अभिक्रिया किया जाता है, ये रसायन विज्ञान से क्वेश्चन है, तो हाइड्रोजन गैस देती है, वो कौन सा एलिमेंट है जिसके साथ ये रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है विलय करके एक हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो आंसर आप लोग सभी जरूर कमेंट कीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों ने कितने आंसर करेक्ट किए हैं और कितने गलत हुए हैं आपके। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर बच्चे इट्स डी जिंक। जी हाँ, जिंक। इसको नोट कीजिएगा, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन आज का ये। अब आखिरी सवाल है कि इफ द माइटोकॉन्ड्रिया स्टॉप वर्किंग देन व्हाट विल नॉट बी डन इन द सेल। यहां फिर से मैंने ये क्वेश्चन डाला है जिसमें कि है नोट। ठीक है, नॉट इसका मतलब है कि यदि ये माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिकाओं में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर बच्चे इट्स बी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो है बॉडी में काम करना बंद कर दे तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि और सर देखिए सक्सेस स्पेस की 98। ठीक है, की 98 को एक साथ लिखिएगा, क्योंकि सक्सेस की 98 से जो हमारा चैनल है उस पर सक्सेस की 98 का लोगो भी बना हुआ है, तो ध्यान से उसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग सभी। ठीक है, और ज्वाइन कीजिएगा सॉरी। और चैनल जो है सक्सेस की 98 यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और पीडीएफ जो है आपको वो मिलेगा कहाँ पे, तो वेबसाइट पे जाइएगा सक्सेस की 98.in के। इसका जो लिंक है पीडीएफ का वो हम लोग आपको टेलीग्राम में भी शेयर कर देते हैं, वहां से आप जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट पोर्टल पे जाएं, सक्सेस की 98.org पर जाकर आप वहां से अपने टेस्ट दे सकते हैं, चाहे वो एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर बैंक का हो। हर वो टेस्ट के लिए यहाँ पे आपको सुविधाएं दी जा रही हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो के साथ।